फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर डैडी अनिका की। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो स्टार्ट। खबर सुनने के बाद अनिका का चेहरा गुस्से से तमतमाने लग जाता है। उसकी मुठ्ठियां बंद हो जाती हैं। अनिका के हाव भाव देखकर भूमिका और प्रीति एक दूसरे की तरफ देखने लग जाती हैं। उन्हें ये तो समझ आ रहा था कि जरूर कोई घटना घटी है, लेकिन क्या है ये नहीं जानती थी। अब भूमिका अनिका से कहती है, किसका फोन था और क्या हुआ है? भूमिका अभी सब कुछ पूछ ही रही थी कि अनिका बिना कोई जवाब दिए ही सीक्रेट अंडरग्राउंड से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाती है और भूमिका कुछ कदम उसके पीछे पीछे चलती है, लेकिन फिर रुक जाती है। क्या उसे याद आ जाता है कि वह अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकती? इसके बाद वह घूम कर वापस अपनी ही जगह पर आ जाती है और जहाँ प्रीति और कौटिल्य पहले से ही मौजूद थे, उनके पास आकर भूमि सोचते हुए कहती है, ऐसा क्या हो सकता है जो कि बिना बताए ही इतनी तेजी से बाहर निकल गई है? ये कहने के बाद वह प्रीति की तरफ देखती है, क्योंकि प्रीति बाहर जा सकती थी और पता लगा सकती थी कि क्या मसला है। इससे पहले कि भूमिका अपनी बात को शब्दों का रूप प्रीति को देती, तो उसका जवाब देते हुए प्रीति पहले ही कहती है, हम अरे जानने लायक अगर कोई बात होगी तो हमें खुद ही पता चल जाएगी। मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना ही चाहिए। उधर ये खबर अनिका से भी पहले रोहित के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन रोहित अनिका को फोन नहीं करता था चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि ये खबर सुनने के बाद अनिका पर क्या बीतेगी, इसलिए वह सीधा अनिका से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही अनिका मारवा हाउस से बाहर निकलने के लिए डाइनिंग हॉल तक ही पहुंचती है, वहीं उसे रोहित सामने से आता हुआ दिखाई देता है। रोहित अनिका की आंखों में गुस्सा साफ साफ देख सकता था। अब तक अनिका की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसके गुस्से की वजह से उसका चेहरा एकदम सूखा दिखाई दे रहा था। जैसे ही रोहित अनिका के पास पहुंच जाता है, अनिका कुछ बोलना चाहती थी, तभी रोहित उसके होठों पर हाथ रख देता है, जिसका मतलब था कि यहाँ कुछ नहीं कहेंगे। अब अनिका रोहित का हाथ नीचे करके फिर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित उससे पहले ही उसे कह देता है, प्लीज मेरे साथ चलो। अब अनिका खामोश हो जाती है और रोहित को अजनबी नजरों से देखने लग जाती है। अब रोहित अनिका के गाल पर अपना हाथ रखते हुए ही बड़ी ही धीमी आवाज में कहता है, ये बात सभी को पता चलेगी तो सभी परेशान हो जाएंगे। रोहित की ये बात सुनकर अनिका को बड़ा ही अजीब लगता है कि यहाँ उसकी बेटी एक ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसमें दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है, जिसके लिए सही और गलत का कोई परिभाषा ही नहीं है। रोहित को इस वक्त बाकी सभी को परेशान या फिक्र की जरूरत में लगा हुआ है। अनिका के मन में चल रही ऐसी बातें से उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। रोहित अच्छी तरह जानता था कि यह ऐसा विषय है जिस पर धैर्य से काम लेना संभव नहीं है, इसलिए इसे पहले की बात हाथ से निकल जाएगी। अनिका का हाथ पकड़ता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में दोनों अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। रोहित अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा ठीक से बंद कर देता है। अब अनिका कहती है, क्या इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए कि इस बात को छुपाकर कैसे रखा जाए? ये सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी बेटी को वापस कैसे लाया जाए। वे लोग एक बार यहाँ से बाहर निकल गए तो हमें पकड़ने में आसानी नहीं होगी। फिर अपना गुस्सा दिखाते हुए कहती है, आज मेरे हाथों से उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इसके बाद अनिका बाहर जाने के लिए मुड़ जाती है। तभी रोहित एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम से कम पहले मेरी बात तो सुन लो। अनिका कहती है, मैं सारी बातें बाद में सुनूंगी, पहले मुझे मेरी रिया चाहिए। अभी वह कितनी छोटी है, वह उन लोगों का सामना कर नहीं पा सकती और दूर वह उनकी दी हुई तकलीफ भी सहन नहीं कर पाएगी। कुछ ही सोचकर अनिका के चेहरे पर भी दर्द उतर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह कहती है, न जाने क्या सोचकर उसे लेकर गए हैं। उन्हें इस बात का कोई भी फिक्र नहीं पड़ी होगी कि उनके सामने अनिका है या फिर रिया उसे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं।
अब अनिका रोहित को आदेश देने का स्वयं बड़ी बड़ी आंखों से घूर कर देख रही थी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें मुझे अभी अभी जाने दो। तुम्हें जो भी बात करनी है मैं उसे आने के बाद कर सकती हूँ और तुम्हारी बातों को भी सुन सकती हूँ। मुझे खुद भी तुम्हें कुछ जरूर बातें बतानी है, लेकिन अभी नहीं। इनके बाद अनिका बिना एक पल के इंतजार के अपना हाथ झट से रोहित के हाथ से छुटा लेती है। जैसे ही वह आगे बढ़ने लगती है वैसे ही रोहित उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी बात सुनो अनिका। इस पर अनिका की भौहें चढ़ जाती हैं। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह रोहित को घूरते हुए कहती है, मैं भूल जाऊंगी कि मेरे सामने कौन खड़ा है। हट जाओ। तुम नहीं जानती कि उस हमारी बेटी के साथ क्या किया है और क्या कर सकती है। रोहित कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो अनिका। इस वक्त जब तुम अपनी योजनाओं को अंजाम दे सकती हो तो एक बार मेरी बात भी सुन लो। लेकिन अनिका कुछ नहीं सुनना चाहती थी। जब रोहित सामने से नहीं हटता तो अनिका लड़ने के लिए पोजीशन ले लेती है। अनिका को इस मोड़ पर देखकर रोहित अपने बचाव के लिए तैयार हो जाता है और उस स्थिति में कहता है, तो मुझे बताओ कि रिया मुझसे ज़्यादा प्यार करती है और मैं रिया से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या मुझे उसकी खोने का कोई गम नहीं है? क्या मैं उसके बिना एक पल के लिए भी रह सकता हूँ? मेरी बात तो सुनो। अनिका रोहित पर बिना सुने ही वार करती है। रोहित अपना बचाव करता है। इससे पहले कि अनिका का दूसरा दाव रोहित की ओर बढ़ता उससे भारी आवाज पड़ती है। उससे पहले ही रोहित कहता है, अगर रिया को कुछ हो जाए तो तुम मेरी जान ले लेना, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसे कुछ नहीं होगा। थोड़ा शांत से काम लो। कम से कम पहले सुन तो लो। दमयंती देवी का किला। सूरज ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरे से पहले ही लालिमा छा गई थी। दमयंती देवी अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ करके विश्राम की पोजीशन में खड़ी हुई थी और खुले आसमान के नीचे बड़ी बड़ी अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाकर आसमान को देख रही थी। वह एकदम शांत थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वह वातावरण का आनंद ले रही हो अथवा आसमान से उसकी शक्ति अपने अंदर खींच रही हो। तभी दो औरतें आकर उसके पास कुछ दूरी पर ही खड़ी हो जाती है। दमयंती देवी उनके आने की खबर हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसी स्थिति में मगन रहती है। फिर कुछ देर के बाद उन दोनों की तरफ देखती है। अपने हाथों से उनसे अभी भी पीछे की तरफ ही रखा हुआ था, लेकिन घूमकर उन औरतों की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाती है। फिर आदेश करती है, स्वयं एक कहती है, बोलो। उनमें से एक औरत कहती है, माँ साहब, रिया मिल गई है। वह लोग रिया को लेकर वहां से उड़न कस्तरी में बैठकर निकल चुके हैं। बहुत ही जल्द वे पहुंच जाएंगे। योगराज की पार्टी हाउस। योगराज अपने खुफिया कमरे में मौजूद था और इधर से उधर बेचैन होकर टहल रहा था। उसे रह रहकर किसी अनहोनी होने का संदेश हो रहा था। बीतते हुए वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी। वह लगा अपने अपने हाथ की हथेलियों को एक दूसरे पर रख कर घुमा रहा था और उनमें गिल्सन पैदा कर रहा था। धीरे धीरे फिर वह एक पल के लिए अपने हाथों को शांत करता है, फिर दूसरे हाथ से अपने हाथ में एक मुक्का बनाता है और अपने दूसरे हाथ की हथेली पे धीरे धीरे मारता है और एक कोने की तरफ चला जाता है। दूसरे कोने से फिर कोने की तरफ चला जाता है। उसके चेहरे और शरीर के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वह कितना चिंतित तो है। ठीक इसी वक्त गजेंद्र पाल वहां आ जा पहुंचता है और बिना सोचे समझे, बिना दरवाजा खटखटाए वह धड़क से अंदर की तरफ जोर से आवाज के साथ दरवाजा खोल देता है। वहीं खड़ा होकर अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर नीचे की ओर झुका लेता है और फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे देखकर भी साफ पता चल रहा था कि वह भी बड़ी ही हड़बड़ी में है। अब उसे देखकर योगराज अपनी जगह पर रुक जाता है और कुछ कदम गजेंद्र पाल की ओर बढ़ जाता है। गजेंद्र पाल अब भी कमरे के दरवाजे से 2 कदम अंदर खड़ा हाफ रहा था। योगराज उसे देखकर झट से कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद अपने हाथों से एक गिलास से पानी लेता है और गजेंद्र पाल को देता है। पहले बैठ जाओ और पानी पी लो। गजेंद्र पाल भी कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं देता। जैसे योगराज कहता है वैसे उसके अनुसार ही उसका पालन करता है और कुर्सी पर बैठ जाता है। एक ही घूंट में सारा का सारा पानी पी जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। अब योगराज उसके कंधे पर हाथ रखता है और मानो उसे हौसला दे रहा हो।
योगराज का इस तरह का व्यवहार साफ साफ बता रहा था कि गजेंद्र पाल जितना घबराया हुआ है, योगराज किसी भी मायने में उसे कम डरा हुआ नहीं है। इस वक्त वे दोनों ही एक दूसरे के बुरे वक्त के साथी थे। गजेंद्र पाल अपनी घबराई हुई आवाज में कहता है, भैया जी, समझ लीजिए कि मौत सामने आ खड़ी हुई है। क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब कि पूरी बात बताओ। तुम क्या सूचना लाए हो? योगराज के शब्द और वाक्य दोनों ही लड़खड़ा रहे थे। अब गजेंद्र पाल अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, भैया जी, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया है। उन्हें रिया चाहिए थी, वह रिया को यहाँ से ले जाने में कामयाब हो गए हैं। उन्हें अपने काम को अंजाम देने में 1 घंटे का समय भी नहीं हुआ है। इससे पहले कि गजेंद्र पाल आगे कुछ बोल पाता, योगराज पूछता है, पहले ये बताओ कि इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? गजेंद्र पाल योगराज की तरफ देखते हुए कहता है कि रुद्रमा मासा देवी। ये सुनकर योगराज हैरान हो जाता है और कहता है कि तब तो मिशन को साफ तरीके से बिल्कुल पूरा ही होना था। वह औरत कोई आम औरत नहीं है। उसके अस्त्र शस्त्र, उसका दिमाग, सब कुछ देखने के लायक है। वह बाल ब्रह्मचारी का वेश रखती है और उसका दिमाग बिल्कुल एक खतरनाक नायक के रूप में है। उसकी सोच वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पर सब सोचना बंद कर देते हैं। वह सिर्फ दिमाग से खेलती है। इतना कहने के बाद वह तुरंत योगराज के दिमाग में एक दूसरी बात भी आ जाती है। वह झट से कहता है, रुद्रमा देवी ने नेतृत्व किया है तो फिर से कहता है कि रुद्रमा देवी ने नेतृत्व किया है तो फिर तो लच्छो कहाँ कहाँ है? क्या लच्छो भी इस मिशन के उनके साथ ही थी? गजेंद्र पाल जवाब देता है, नहीं भैया जी, वह उनके साथ नहीं थी। मैंने वहाँ हर तरफ उन्हें देखा, लेकिन उनके जैसी कोई भी लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिया को इसलिए लेकर गई हूँ क्योंकि माँ साहब के दुश्मनों को लच्छो को खोज निकाला हो। योगराज अब कहता है, कुछ तो ऐसा है जो हमें नहीं पता। हमें जानने के लिए वह अंजाम बन रही हैं। तभी आगे कहता है कि जिसे किसी ने देखा ही नहीं, जिसे कोई जानता ही नहीं, सोचो कि उसे पकड़ना कैसे जा सकता है? तुम ही बताओ, क्या हवा को कैद किया जा सकता है? अब गजेंद्र पाल कहता है, भैया जी, छोटा मुंह बड़ी बात। मारवा हाउस और उसकी गहराई, जिसके दिमाग की योजनाएं बिल्कुल जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि उनकी चाल भी काफी खतरनाक ही होती है। और जो राज है वो ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकते। बस तभी तक लीजिए जब तक छुप सकते हैं कि जब तक वह मैदान में उतरे नहीं। मैंने जितना पता लगाने की कोशिश की है उससे बस इतना ही पता लगा पाया हूँ कि पिछला मिशन मोरिस में किया गया था और लच्छो के नेतृत्व में था। वह मिशन हाथ में आने के बाद भी असफल रहा क्योंकि माँ साहब ने लच्छो को तुरंत मिशन छोड़कर लौट लाने का आदेश दे दिया था। अब योगराज आगे कहता है, माँ साहब ऐसा क्यों करेंगी? फिर कुछ सोचकर बोलना शुरू करता है, अगर लच्छो मिशन में ही नहीं थी तो नेतृत्व रुद्रमा देवी कर रही हैं तो। मतलब इतना कहने के बाद योगराज गजेंद्र पाल की तरफ देखता है और गजेंद्र पाल योगराज की तरफ देखता है और भयभीत आंखों से देखते हैं। योगराज अपना हाथ अपने माथे पर रख लेता है और फिर नीचे मुंह करके वहीं रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। 2 पल की खामोशी के बाद अच्छी तरह सोच समझ कर कहता है, कल रात ही सान्याल पार्टी हाउस जमीन में धंस गया और सब कुछ आग की लपटों में स्वाहा हो गया। किसी का भी यह शरीर तक नहीं मिला। हमारे सोचने की दिशा और दिशा दोनों सही हैं, तो हमें आज ही इस जगह को छोड़ना होगा। फिर बड़ी ही जल्दबाजी में अपनी बात को बदलते हुए चिंतित स्वर में कहता है कि नहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं रहेगा। हम भारत में कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। सबसे पहले तुम बताओ कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का इंतजाम करने के लिए कहा था ना, उसका क्या हुआ? जब तक यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, हमारे लिए ज़रूरी काम यह है, अथवा हम बीमारी का बहाना करके यहाँ से चले जाना चाहते हैं। ठीक होगा। इतना कहने के बाद वह फिर से अपनी जगह पर उठ खड़ा होता है और अपनी आंखों को बंद करके 2-4 कदम चलता है और फिर वापस गजेंद्र पाल की तरफ मुड़कर खड़ा हो जाता है। हमें आज के आज और अभी के अभी यहाँ से जाना होगा, इससे पहले कि हमारा पार्टी हाउस ढल जाए। हम इसे देख कर इसके अंदर दबकर मर जाए या फिर आग की लपटों में खो जाए, उससे पहले ही हमें यहाँ से निकलना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।
थैंक यू फ्रेंड्स।